तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तूफानी मूवीज़ और धुआंधार एंटरटेनमेंट की इस दुनिया में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गंगूबाई काठियावाड़ी की स्टोरी सुनाई थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस मूवी का लिंक दे दूंगा। ज़रूर जाके वो मूवी देखिए और प्लीज़ उस मूवी को ज़रूर से एक लाइक दीजिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। आज के वीडियो में जिस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है लाल सिंह चड्ढा। ये मूवी किसी भी रियल स्टोरी पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल ही काल्पनिक मूवी है। इस मूवी की कहानी बिल्कुल इमेजिनरी है, काल्पनिक है। दूसरी बात यह है कि ये मूवी बहुत सारे विवादों से घिरी हुई है। क्या इसके मूल कारण हैं, क्या एकदम सटीक कारण है कि ये मूवी इतने सारे विवादों के बीच घिरी हुई है, ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल इस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप सभी के सामने। तो आप इस मूवी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो ऐसी ही धमाकेदार मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके अभी तुरंत घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि अगली लेटेस्ट मूवी आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मूवी के लीडिंग कलाकार हैं आमिर खान, जो कि आपको लाल सिंह चड्ढा के किरदार में नजर आएंगे, और करीना कपूर, जो आपको नजर आएंगी रूपा के किरदार में। तो कहानी की शुरुआत होती है पठानकोट रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक ट्रेन में सेकंड क्लास नॉन एसी कोच में आमिर खान बैठे हुए हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट होती है, आमिर खान अपने सामने बैठी महिला से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपना नाम लाल सिंह चड्ढा बताते हैं। महिला आमिर खान की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो दिमागी दौर से हिला हुआ है। लाल महिला से कहते हैं कि उनके जूते बहुत साफ सुथरे और बेहद अच्छे हैं, और उनकी माँ कहा करती थी कि सामने वाला इंसान कैसा है इस बात का अंदाजा उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके जूते देखकर लगाया जा सकता है। लाल सिंह चड्ढा की यह बात सुनकर महिला लाल सिंह चड्ढा के जूतों की तरफ देखती है, जो काफ़ी फटे हाल थे और काफ़ी पुराने थे। इस पर लाल सिंह चड्ढा कहते हैं कि वे उनके सबसे प्रिय जूते हैं और उन्हें वही जूते पसंद हैं। अगले ही सीन में कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहां पर लाल सिंह चड्ढा इस डब्बे में बैठे सभी यात्रियों को अपने जीवन की कहानी बताते हैं, अपने बचपन की शुरुआत से। बचपन में लाल सिंह चड्ढा पैरों से अपाहिज और दिमाग से मंदबुद्धि बालक थे, जो अपनी माँ के साथ परवरिश में पल बढ़ रहे होते हैं। लाल की माँ पठानकोट के करीब एक गांव में रहती थी, जिसका नाम खरोली बताया जाता है, जो खेतीबाड़ी के काम करके लाल सिंह का लालन पोषण कर रही होती है। फिल्म में लाल सिंह चड्ढा के पिता का कोई भी रोल नहीं दिखाया गया है। लाल सिंह चड्ढा की मां लाल सिंह को ले जाकर एक डॉक्टर से जूते बनवाती है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल जूते होते हैं, और उसे समझा रही होती है कि वह किसी भी तरीके से अन्य बच्चों से अलग नहीं है और उसे अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाल की मां एक स्कूल के प्रिंसिपल से लाल को एडमिशन देने की बात कह रही होती है, लेकिन प्रिंसिपल इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि लाल अन्य बच्चों से दिमागी रूप से कमज़ोर है, वह मंदबुद्धि बालक है और इसी वजह से वह उसको अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। लेकिन लाल की माँ के बार बार विनती करने पर स्कूल के प्रिंसिपल लाल को स्कूल में एडमिशन देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अगले दिन लाल अपनी माँ के साथ स्कूल में जाता है। लाल का यह स्कूल में पहला दिन होता है, तो वह बहुत नर्वस फील करता है और अपनी माँ से कहता है कि स्कूल के ग्राउंड में ही छुट्टी होने तक बैठी रहे, केवल आज के दिन फिर वो अकेला ही स्कूल आया करेगा। यह लाल का स्कूल में पहला दिन था। जैसे ही वह कक्षा में एंटर होता है, सभी उसे बड़ी आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उसके पैरों में सभी बच्चों से अलग तरह के जूते थे। कोई भी बच्चा लाल को अपने पास बैठाने के लिए राज़ी नहीं था। तभी एक छोटी बच्ची लाल को कहती है कि वह उसके साथ बैठ जाए। इस बच्ची का नाम रूपा होता है और पहले ही दिन लाल और रूपा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रूपा और लाल बहुत अच्छे दोस्त बनने के बाद हमेशा साथ साथ रहते हैं, स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी, क्योंकि रूपा और लाल एक ही गांव में रह रहे होते हैं। लाल सिंह चड्ढा ट्रेन के डिब्बे में बैठे यात्रियों से बताता है कि रूपा उसकी सबसे चंगी दोस्त थी और वह उसकी एक ही दोस्त थी। तभी चड्ढा के सामने बैठी महिला कहती है, मेरी मौसी का नाम भी रूपा है। इस पर लाल सिंह चड्ढा कहते हैं, मेरी मौसी का नाम बलजीत है और मेरी मौसी अमृतसर में रहती है। हम छुट्टियों के दौरान कई बार अमृतसर जाते थे और एक बार जब हम अमृतसर गए तो हमने स्टेशन पर बहुत सारे फौजी देखे और बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से धमाके हो रहे थे। दरअसल ये समय पंजाब में आतंकवादी आक्रमणों का था, लेकिन क्योंकि लाल सिंह चड्ढा दिमागी रूप से मंदबुद्धि बालक था तो उसको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी।
लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों से बताता है कि उसकी मां ने उसे कहा कि लाल बाहर मत जाना क्योंकि बाहर मलेरिया फैला हुआ है। ट्रेन में बैठे हुए यात्री लाल सिंह चड्ढा से पूछते हैं क्या अब भी उसकी मौसी अमृतसर में रहती है। इस बात पर लाल सिंह चड्ढा कहते हैं नहीं, मेरी मौसी अगले ही महीने दिल्ली शिफ्ट हो गई थी और मैं पहली बार दिल्ली उन्हीं के घर गया था। दरअसल लाल सिंह चड्ढा एक वयस्क व्यक्ति है, लेकिन वो दिमागी रूप से एक बालक ही है। वो बस शारीरिक रूप से आपको वयस्क नज़र आएगा, लेकिन दिमागी तौर पर वो अभी भी एक बच्चा ही है और बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चे की तरह वह यात्रियों को अपने जीवन की कहानी सुना रहा होता है। तो यात्रियों को भी उसकी कहानी सुनने में बहुत मज़ा आने लगता है क्योंकि उसके सुनाने का तरीका बेहद इंटरेस्टिंग होता है। लाल सिंह चड्ढा यात्रियों से बताता है कि उसने पूरा दिल्ली देखा है। उसकी मौसी उसे दिल्ली घुमाने ले जाती है। एक दिन घूमते हुए उसने फिर धमाकों की आवाज़ सुनी। लाल सिंह चड्ढा ने यात्रियों से बताया कि वो और उसकी मां उसी शाम को अपने गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो कुछ लोग बड़े गुस्से से उनके ऑटो की तरफ बढ़ रहे थे। इस बात से डर कर वो ऑटो से उतर जाते हैं और दिल्ली की गलियों में छिपते छिपाते यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। उसकी मां लाल के बाल काट देती है ताकि लोगों को लाल के सिख होने की पहचान का पता न लग सके। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते लाल और उसकी मां अपने गांव पहुंचते हैं और गांव पहुंचकर उसकी मां ने उसे बताया कि उस दिन जो धमाकों की आवाज़ उसने सुनी थी दरअसल वह गोलियों की आवाज़ थी और उन गोलियों से हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मारी गई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाल और रूपा खेल रहे होते हैं। तभी स्कूल के कुछ शरारती बच्चे आकर लाल को पत्थर से मारने लगते हैं। इस पर रूपा कहती है भाग लाल भाग, और फिर लाल इतनी तेज़ दौड़ता है कि उसके अपाहिज पैरों में जान आ जाती है। उसके पैर बिल्कुल सही हो जाते हैं और लाल हवा से बातें कर रहा होता है। और इस दिन के बाद लाल को जहाँ भी जाना होता वो बस भागता भागता और भागता। एक दिन जब रूपा स्कूल नहीं आई तो लाल भागता हुआ उसके घर पहुंचा और देखता है कि रूपा के पिता उसकी मां की शराब पीकर पिटाई कर रहे होते हैं और रूपा के पिता ने गुस्से से उसकी मां को मार दिया होता है। दरअसल रूपा की मां ने लव मैरिज की थी और इसी बात से नाराज होकर रूपा की नानी रूपा से बात नहीं करती थी। रूपा की मां के मौत के बाद रूपा के पिता को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और रूपा अब अकेली हो जाती है। पुलिस रूपा को लेकर रूपा की नानी के पास पहुंचती है और इत्तेफाक से रूपा की नानी वही होती है जो लाल सिंह चड्ढा के घर में काम करती है। इसलिए पुलिस रूपा को लाल सिंह चड्ढा के घर पर छोड़ जाती है। अब रूपा लाल सिंह चड्ढा के साथ उसी के घर में रहने लगती है। बड़े होने पर लाल की मां ने लाल और रूपा को दिल्ली पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया है। अब दोनों दिल्ली में एक कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों अब बड़े हो चुके होते हैं। इसके बाद मूवी में लाल और रूपा की कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि लाल कॉलेज की हर रेस के कंपटीशन में जीत जाता है और रूपा मॉडलिंग में हिस्सा लेती है और रूपा कॉलेज में एक अमीर लड़के के प्यार में फंस जाती है। एक दिन जब वह अमीर लड़का रूपा के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा होता है तो लाल वहां पहुंच जाता है और उस लड़के की जमकर धुनाई करता है और रूपा से पूछता है रूपा मेरे नाल ब्याह करेगी। इस बात को सुनकर रूपा बचपन की तरह एक बार फिर इस सवाल पर खामोश ही रहती है। रूपा लाल से कहती है कि उसे मुंबई जाना है, मॉडल बनना है और फिर एक्टर बनना है, मशहूर बन के बहुत सारा पैसा कमाना है और बहुत अमीर बनना है। वह लाल से पूछती है कि लाल तुम क्या करना चाहते हो? तो लाल कहता है मुझे मेरी माँ ने अपने नाना और परनाना की तरह फ़ौज में भर्ती होने के लिए कहा है। मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ पर मुझको किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। और फिर रूपा कॉलेज पास करके मुंबई पहुँच जाती है और लाल सिंह चड्ढा कॉलेज पास करके फ़ौज में भर्ती हो जाता है। लाल सिंह चड्ढा की फ़ौज में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उधर रूपा मुंबई में एक और अमीर लड़के के साथ बेहद खतरनाक इंसान के साथ फंस जाती है क्योंकि रूपा का मकसद केवल और केवल पैसा कमाना था। फौज में पहुंचकर ट्रेनिंग के पहले दिन ही लाल सिंह चड्ढा की दोस्ती बाला के साथ हो जाती है। बाला उसे बताता है कि उसके नाना जी चड्डी बनियान में एक्सपर्ट थे और वो फौज छोड़ने के बाद चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करना चाहता है। लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को बताता है कि कॉलेज में उसको चीज़ें जितनी मुश्किल लगती थी आर्मी में चीज़ें उतनी ही आसान लगती थी। केवल 3 चीज़ें याद रखनी होती थी, सीधे खड़े रहना, अपना बिस्तर ठीक से रखना और हर सवाल के जवाब में कहना जो हुक्म जनाब। लाल सिंह चड्ढा को मिलिट्री में रूपा की बहुत याद आती थी। मुंबई जाने के बाद रूपा की अभी तक उसको कोई खबर नहीं मिली थी।
तभी एक रात बाला लाल सिंह चड्ढा को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें रूपा की तस्वीर थी और लिखा हुआ था कि रूपा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह देखकर लाल सिंह चड्ढा मुंबई जाने का प्लान बनाता है और रूपा को ढूंढने लगता है। लाल सिंह चड्ढा जब बम्बई रूपा के पास पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग रूपा डिसूजा के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और उनमें से एक इंसान रूपा के साथ बदतमीजी करता है। इस बात से गुस्सा होकर लाल सिंह एक बार फिर से उस इंसान की धुनाई कर देता है। लाल सिंह चड्ढा भीड़ से भिड़ जाता है। रूपा ये सब देखकर लाल सिंह चड्ढा को रोकती है और उससे पूछती है कि तुम कब तक मुझे ऐसे बचाते रहोगे और किस किस से मुझे तुम बचाओगे। लाल सिंह चड्ढा इस बात पर कहता है कि सबसे। रूपा लाल सिंह चड्ढा को मिलकर लौट जाती है और लाल सिंह चड्ढा फिर से मिलिट्री लौट आता है। बाला और लाल की ट्रेनिंग 1995 में पूरी हो गई थी। ट्रेनिंग को ख़त्म हुए आज 1 साल हो गया था। बाला ने तो शादी भी कर ली थी और लाल और रूपा को मिले हुए अब तक 4 वर्ष हो चुके थे। एक दिन बाला लाल सिंह चड्ढा से कहता है, क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? मैंने पूरा प्लान भी तैयार कर रखा है। सर्विस छोड़ने के बाद हम चड्डी बनियान का बिजनेस करेंगे। तुम मैन्युफैक्चरिंग संभालना और मैं मार्केटिंग करूंगा। शुरुआत में हमें सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करना है। 3 सिलाई मशीनें 30,000 रुपए में आएंगी। एक तुम चलाना और बाकी 2 वर्कर रखेंगे। तुम एक दिन में 20 जोड़े चड्डी बनियान सिलना और वर्कर्स 10-10, मतलब महीने के हो जाएंगे 1000। हमारी सेल दूसरे महीने से शुरू होती है तो भी मैं 800 ऑर्डर इजीली ले आऊँगा। खर्चा वगैरह निकाल कर 3 महीने में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। चड्ढा बाला की बात सुनकर उससे के बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह चड्ढा और बाला को एक मिशन पर भेज दिया जाता है। उस वक्त इनकी पोस्टिंग कारगिल में थी। कप्तान साहब ने कहा था कि कुछ दुश्मन घुस आए हैं, उनको मारकर भगाना है। उस इलाके के कुछ लोकल गडरियों ने आर्मी की टुकड़ी को बताया कि दुश्मनों ने पहाड़ी के ऊपर बंकर बना लिया है और रास्ता दिखाने के लिए वह उनके साथ भी आए। जैसे ही लाल सिंह चड्ढा और उसकी टीम बंकर के पास पहुंची तो आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। गोलियों की बरसात होने लगी। इस गोलाबारी में लाल सिंह चड्ढा के बहुत सारे साथी घायल हो गए। अंधाधुंध गोलाबारी में लाल सिंह चड्ढा ने हिम्मत दिखाते हुए अपने साथियों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी बचाव कार्य के दौरान क्योंकि लाल सिंह चड्ढा मानसिक रूप से कमज़ोर था तो उसे दुश्मन और दोस्त का अंदाज़ा नहीं था और उसने एक आतंकवादी की भी जान बचाई जो कि बम विस्फोट की चपेट में आ चुका था। इस आतंकवादी का नाम मोहम्मद था। इस हमले में लाल सिंह चड्ढा के दोस्त बाला की मौत हो जाती है और लाल सिंह चड्ढा भी इस हमले में घायल होता है। सभी लोगों को मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इन सभी का इलाज चालू कर दिया जाता है। इसी मिलिट्री हॉस्पिटल में उस आतंकवादी का भी इलाज चालू किया जाता है जिसकी जान लाल सिंह चड्ढा ने जंग के दौरान बचाई थी, लेकिन यह आतंकवादी अपने दोनों पैर खो चुका था। कुछ दिनों बाद लाल सिंह चड्ढा का कमांडिंग ऑफिसर उसे बुलाता है और उसे कहता है कि 5 लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। तुम्हें दिल्ली जाना होगा। लाल सिंह चड्ढा दिल्ली चले जाते हैं और राष्ट्रपति से वीर चक्र पुरस्कार प्राप्त करते हैं। लाल सिंह चड्ढा की माँ उसे कहती है कि लाल, तू अब फौज से डिस्चार्ज लेकर घर आ जा, और लाल भी इस बात पर सहमत हो जाता है। लाल पुरस्कार समारोह की समाप्ति के बाद दिल्ली में अपनी मौसी के घर जा रहा होता है। तभी उसे रेड लाइट पर एक गाड़ी में रूपा बैठी हुई नजर आती है। लाल ऑटो से तुरंत उतरकर गाड़ी का पीछा करता हुआ एक 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है और देखता है कि एक इंसान रूपा को थप्पड़ से मारता है और वह फिर से आग बबूला हो जाता है और इस बार वह फिर से इस इंसान की धुनाई कर देता है। रूपा लाल सिंह चड्ढा से इस इंसान को बचाती है और रूपा इस इंसान को लेकर होटल से चली जाती है। लाल सिंह चड्ढा यहाँ से निकलकर अपनी मौसी के घर लौट आता है। अगले दिन रूपा का फ़ोन मौसी के घर आता है। रूपा लाल सिंह चड्ढा से फ़ोन पर बात करती है और उसे मिलने के लिए इंडिया गेट बुलाती है। दोनों एक बार फिर से दिल्ली में इंडिया गेट पर मिलते हैं। रूपा लाल सिंह चड्ढा को बताती है कि वो मुझे बहुत अच्छे से रखता है, मुझे अपनी अगली फिल्म में हीरोइन भी बनाने वाला है, बस उसका गुस्सा थोड़ा ख़राब है। लाल सिंह चड्ढा इस दौरान फिर एक बार रूपा से पूछता है, रूपा मेरे नाल ब्याह करेगी? पर रूपा फिर से एक बार कुछ भी नहीं बोलती है। लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठे यात्रियों को बताता है कि रूपा उससे कहती है कि वह बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी है, पूरी दुनिया घूम चुकी है,
बहुत मशहूर लोगों से भी मिली है और उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। दरअसल रूपा ये सब झूठ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान होती है और बहुत बुरे जाल में फंसी हुई होती है। और इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से रूपा लाल सिंह चड्ढा की ज़िंदगी से लौट जाती है और लाल सिंह चड्ढा फौज में वापस लौट जाता है। लाल सिंह चड्ढा अगले 1 साल तक आर्मी की रनिंग टीम के साथ दुनिया के अलग अलग जगहों में घूमता रहता है और 1 साल बाद जब वह अपने बेस कैंप वापस लौटता है तो उसकी मुलाकात उसी आतंकवादी से होती है जिसकी उसने जान बचाई थी। वह आतंकवादी लाल सिंह चड्ढा से कहता है, दुनिया घूम रहे हो, वो भी सरकारी खर्चे पर, तुम्हारी सरकार ने तुम्हें मेडल भी दिया है मेरी जान बचाने के लिए। और वह आतंकवादी लाल सिंह चड्ढा से कहता है कि मैंने सोचा मेरी जान बचाने वाले से एक बार मिलूं और उसे जी भरकर खूब सारी गालियां दूं। लाल सिंह चड्ढा उस आतंकवादी के साथ टैक्सी में बैठकर उसके साथ उसकी झोंपड़पट्टी में जाते हैं जो मुंबई के किसी स्लम में रह रहा होता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लाल सिंह चड्ढा इस आतंकवादी से बताता है कि वह चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करने वाला है और वह इस आतंकवादी से अपना सेल्स मैनेजर बनने का आग्रह करता है। इस पर मोहम्मद हंसता है और कहता है, बेवकूफ़, जिस दिन तू बिजनेसमैन बनेगा उस दिन मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा। लाल सिंह चड्ढा उस आतंकवादी से पूछता है कि पाजी तुसी अभी तक घर नहीं गए। इस पर मोहम्मद कहता है कि कोशिश तो बहुत की लेकिन मुर्दा लाशों को ही नहीं ले गए तो ज़िंदा इंसान को कैसे ले जाते। लाल सिंह चड्ढा इस पर पूछता है कि ऐसा क्यों, तो मोहम्मद कहता है क्योंकि उन्हें मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। इसके बाद लाल सिंह चड्ढा मिलिट्री से डिस्चार्ज लेकर सीधा अपने घर पठानकोट पहुंचता है। अपने घर पहुंचकर वह बाला के गांव उसकी पत्नी से मिलने जाता है। वह देखता है कि गांव वालों ने बाला की समाधि बनाई हुई है। वह बाला की समाधि पर जाता है और वहां बाला की समाधि के सामने कहता है कि उससे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरा प्लान रेडी कर लिया है और उसकी चड्डी बनियान की फैक्ट्री वे लोग रूपा के कमरे में शुरू करने वाले हैं। लाल सिंह चड्ढा अपने घर लौट आता है और रूपा के कमरे को साफ करके वहां पर अपनी चड्डी बनाने की फैक्ट्री बाला के कहे अनुसार शुरू कर देता है और जिस तरीके से बाला ने डायरी में बिजनेस प्लान लिखा हुआ था उसी तरीके से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन बस जो चीज़ नहीं हो रही होती है वह यह है कि बाला के कहे अनुसार महीने के 800 सेट नहीं बिकते हैं। लाल सिंह चड्ढा रूपा और मोहम्मद दोनों को खत लिखता है कि वह बिजनेस शुरू कर रहा है और कुछ दिनों बाद मोहम्मद पाजी लाल सिंह चड्ढा के घर पहुंच जाते हैं उसके बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। लाल सिंह चड्ढा मोहम्मद पाजी को बताता है कि उसका एक भी सेट नहीं बिका है। इस पर मोहम्मद पाजी लाल सिंह चड्ढा को एक प्लान देता है कि हम एक सेट पर एक फ्री करेंगे। इसके बाद भी उनका माल नहीं बिका तो उन्होंने एक सेट पर 2 फ्री करने का प्लान बनाया। फिर भी उनका माल नहीं बिका तो उन्होंने एक सेट पर 3 सेट फ्री देने का प्लान बनाया। इसके बाद भी माल नहीं बिका तो उन्होंने नया माल बनाना ही बंद कर दिया। फिर अचानक एक दिन टीवी देखते हुए मोहम्मद पाजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और मोहम्मद पाजी लाल सिंह चड्ढा से कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को एक लड़की का नाम देंगे और मोहम्मद पाजी लाल सिंह चड्ढा से कहते हैं कि किसी भी लड़की का नाम लिखो। लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों से कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ही लड़की का नाम आता था, दुनिया का सबसे प्यारा नाम रूपा, और लाल सिंह चड्ढा प्रोडक्ट पर रूपा का नाम लिख देते हैं। लाल सिंह चड्ढा यात्रियों से बताते हैं कि उसके बाद चमत्कार हो गया और उनका प्रोडक्ट बिकने लगा, रूपा अंडरगारमेंट्स। ट्रेन का टीसी भी जो लाल सिंह चड्ढा की सारी कहानी सुन रहा था कहता है कि 1 मिनट, क्या आप मुझे यह बता रहे हैं कि आप रूपा कॉरपोरेशन के मालिक हैं? लाल सिंह चड्ढा इसमें हामी में सर हिलाता है। इस पर टीसी हंसता है और कहता है, देखिए मैडम, हम एक करोड़पति के साथ बैठे हैं, वो भी 2nd क्लास नॉन एसी डिब्बे में। और सभी लोग लाल सिंह चड्ढा पर हंसने लगते हैं। कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। इस बात पर लाल सिंह चड्ढा उन्हें इंडिया टुडे मैगजीन निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए, इंडिया टुडे ने मुझे और मोहम्मद पाजी को पिछले साल बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है और अपने कवर पेज पर हम दोनों की तस्वीर भी छापी है। सभी लोग लाल सिंह चड्ढा और मोहम्मद पाजी की तस्वीर इंडिया टुडे के कवर पेज पर देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें सच्चाई पता लगती है कि लाल सिंह चड्ढा वास्तव में रूपा कॉरपोरेशंस के मालिक हैं। लाल सिंह चड्ढा यात्रियों से बताते हैं कि उन्होंने रूपा कॉरपोरेशंस के प्रॉफिट के 2 हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्सा हर साल बाला की पत्नी को जाता है और मेरा हिस्सा मोहम्मद पाजी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया है और मुझसे कहा है कि मुझे ज़िंदगी भर पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
एक दिन मोहम्मद पाजी टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मुंबई के ताज होटल पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। वह लाल सिंह चड्ढा से आकर मिलते हैं और लाल सिंह चड्ढा से कहते हैं कि वह पाकिस्तान वापस जाकर स्कूल खोलना चाहते हैं और वहाँ के बच्चों को सच्चाई बताना चाहते हैं, सच्ची बातें सिखाना चाहते हैं और लाल सिंह चड्ढा जैसे दोस्त के बारे में बताना चाहते हैं। पाकिस्तान जाने से पहले मोहम्मद पाजी लाल सिंह चड्ढा के बिजनेस के लिए कुछ स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखकर पाकिस्तान लौट जाते हैं। इसके कुछ समय बाद ही लाल की मां की भी कैंसर की वजह से मौत हो जाती है और लाल जिंदगी में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। रूपा कॉरपोरेशन को संभालने के लिए चूंकि अब बेहद ही स्मार्ट स्टाफ था, इसी बात को लेकर लाल ने अपनी मां के जाने के बाद खेती बाड़ी संभालना शुरू कर दिया और एक दिन रूपा बम्बई से लौटकर लाल के पास उसके घर पर आती है। इसके बाद रूपा और लाल दोनों खुशी खुशी कुछ समय साथ में बिताते हैं। रूपा कुछ दिनों लाल के पास ही रहती है। लाल रूपा से सभी चीज़ें शेयर करता है, रूपा कॉरपोरेशंस के बारे में बताता है, लेकिन रूपा को अब पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लाल और रूपा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों एक रात साथ में सोते हैं और अगली सुबह पुलिस आ जाती है। लाल बिस्तर पर सो रहा होता है और रूपा चुपचाप पुलिस के साथ चली जाती है, लाल को बिना बताए हुए। लाल उठकर देखता है तो वह पाता है कि रूपा घर में नहीं है और एक बार फिर से रूपा लाल की ज़िंदगी से चली जाती है। लाल एक बार फिर से बेहद अकेला हो जाता है क्योंकि अब उसके साथ ना तो मोहम्मद पाजी थे, ना ही रूपा थी और ना ही लाल की माँ थी और लाल बहुत बुरा फील करता है। इस पर लाल रूपा के गिफ्ट किए हुए जूते पहनता है और दौड़ना स्टार्ट कर देता है। लाल फिर पूरे भारत की दौड़ लगाता है। इसी दौरान टीवी पर खबर आती है कि 90 के दशक की मॉडल रिपा डिसूजा की सहायता से अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बास हांसी को गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई कोर्ट ने अब्बास को 10 साल की सज़ा सुनाई है और रूपा डिसूजा की इस केस में मदद को देखते हुए उन्हें केवल 6 महीने की छोटी सज़ा सुनाई गई है। लाल जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक दौड़ते रहते हैं और बहुत सारे चैनल इस मैराथन को कवर करते हैं क्योंकि लाल सिंह चड्ढा की मां ने एक बार उनसे कहा था कि हमें अतीत को हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। शायद इसीलिए लाल सिंह चड्ढा बिना रुके बहुत लंबे समय से दौड़ते हुए जा रहे थे क्योंकि वो अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते थे। लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों से बताता है कि वह 4 साल 7 महीने 2 हफ्ते और 3 दिन तक दौड़ता रहा। इसके बाद वह रुक गया। रुकने पर पत्रकार उनसे पूछते हैं कि लाल सिंह चड्ढा जी आप रुक क्यों गए, तो लाल सिंह चड्ढा जी कहते हैं मैं थक गया हूं, मुझे घर वापस जाना है और घर की तरफ मुड़ जाते हैं। ये सभी न्यूज़ रिपोर्ट रूपा भी टीवी पर देख रही होती है। इस दौरान दौड़ते दौड़ते लाल सिंह चड्ढा की दाढ़ी और सिर के बाल सिक्कों की तरह लंबे हो चुके थे। लाल सिंह चड्ढा अपने घर वापस लौट आते हैं। घर पर पहुंचकर वो अपनी पग बांध रहे होते हैं, तभी उनका नौकर उन्हें आकर बताता है कि वो जब बाहर थे तो बहुत बार रूपा का फ़ोन आया था और रूपा ने उन्हें चिट्ठियाँ भी लिखी हैं। लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठे यात्रियों को कहता है कि देखो रूपा ने मुझे चिट्ठी लिखी है और चंडीगढ़ आने के लिए कहा है, उसने मुझे टीवी पर दौड़ते हुए देखा है। और इतनी ही देर में पास में बैठा हुआ छोटा बच्चा कहता है अंकल चंडीगढ़ स्टेशन तो आ गया। लाल सिंह चड्ढा ट्रेन से उतर जाता है और रूपा के घर पहुंच जाता है। लाल सिंह चड्ढा को रूपा अपने दरवाजे पर देखकर बहुत खुश होती है और कहती है पगड़ी में वो बेहद स्मार्ट लग रहा है। रूपा लाल सिंह चड्ढा को अंदर बुलाती है। लाल सिंह चड्ढा रूपा के लिए जो गोलगप्पे लाया था वह उसे देता है और बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में एक बच्चा दौड़ता हुआ रूपा के पास आता है और रूपा उस बच्चे को लाल सिंह चड्ढा से मिलवाती है। लाल सिंह चड्ढा रूपा से कहता है तुम मम्मी बन गई और रूपा हाँ में सर हिलाती है। लाल सिंह चड्ढा बच्चे का नाम पूछता है तो रूपा बच्चे का नाम अमन चड्ढा बताती है। इस बात को सुनकर लाल सिंह चड्ढा कहता है ये भी चड्ढा है। रूपा कहती है हाँ ये भी चड्ढा है क्योंकि इसके पापा चड्ढा हैं, लाल सिंह चड्ढा। इस पर लाल सिंह चड्ढा कहता है इसके पापा का नाम भी लाल सिंह चड्ढा है। फिर रूपा कहती है लाल ये तुम्हारा ही बेटा है। यह बात सुनते ही लाल सिंह चड्ढा बेहद भावुक हो जाते हैं। वह अपने बच्चे से मिलते हैं और रूपा लाल सिंह चड्ढा से पूछती है लाल मेरे लाल ब्याह करेगा। लाल सिंह चड्ढा रूपा की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों सिख रीति रिवाजों से शादी करते हैं और पठानकोट अपने गांव वापस लौट आते हैं, साथ साथ रहने लगते हैं। कुछ समय हंसी खुशी से साथ साथ रहने के बाद रूपा की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है और इस बार रूपा लाल को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली जाती है।
लाल रूपा की समाधि अपने खेत में ही बनाता है और लाल एक बार फिर से बेहद दुखी हो जाता है क्योंकि वह रूपा को खो देता है। लेकिन इस बार लाल के साथ उसका बेटा था। वह अपने बेटे का एडमिशन अपने ही पहले स्कूल में करवाता है और बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है। फिर लाल को वही बेंच दिखाई देती है जिस बेंच पे जब लाल का स्कूल का पहला दिन था तो उसकी माँ बैठकर लाल के लिए इंतज़ार कर रही थी। लाल उसी बेंच पर बैठ जाता है और अपने जीवन की पुरानी यादों में खो जाता है। इस तरह इस मूवी का अंत होता है। आप इस मूवी को एक लाइक अवश्य दीजिए और ऐसी ही तूफानी और धुआंधार मूवीज़ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी लेटेस्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। शब बखैर।